बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एमएच1 का बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है श्री स्किन केयर एंड स्लिमिंग सेंटर और मैं हूं आपके साथ खुशबू। दोस्तों, हर व्यक्ति खूबसूरत दिखना चाहता है और इसके लिए हम बहुत मशक्कत भी करते हैं। हम नए नए ब्रांड्स के कपड़े पहनते हैं, महंगे महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, अपनी शान दिखाने के लिए हम महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में जाकर खाना खाते हैं और न जाने क्या क्या चीजें हम करते हैं ताकि हमारे स्टेटस में बढ़ोतरी हो और हम खूबसूरत दिखें, हम लगे कि भाई हमारा स्टेटस कुछ और ही है। लेकिन इन सब के बीच में हम कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को दरकिनार करते चले जाते हैं। हम ऐसी चीजों की लत लगा लेते हैं जिनसे हमारी हेल्थ पर बहुत असर पड़ता है और धीरे धीरे हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो जाता है कि हम मोटे होते चले जाते हैं। एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि जहां से वापस लौटना नामुमकिन हो जाता है। यानी हमारे लिए ये सोचना इम्पॉसिबल हो जाता है कि हम पहले जैसे छरहरे, स्लिम और खूबसूरत हो सकते हैं। ऐसी कंडीशन यदि आपके साथ है तो अब घबराइए नहीं, क्योंकि आपको एकदम स्लिम और फिट रखने के लिए, आपको खूबसूरत बनाने के लिए, आपको तरोताजा रखने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसे डॉक्टर जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि लोगों को खूबसूरत रखा जाए, उनको फिट रखा जाए, उनको हेल्दी रखा जाए, उनकी स्किन को खूबसूरत बनाया जाए। तो चलिए स्वागत करते हैं एक ऐसे बेहतरीन डॉक्टर का जिनका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उद्देश्य कि लोग खूबसूरत हों। हम बात करें डॉक्टर प्रत्यक्ष भारद्वाज जी की। स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब, लोग ये कहते हैं कि हेल्दी होना अच्छी बात है, मतलब खाते पीते घर के हमें लगना चाहिए, लेकिन ये हेल्दी होना और मोटा होना, इसके बीच में जो पतली सी लाइन है वो हमें समझ नहीं आती। आप हमें समझाइए क्या है ये। मैम एक्चुअली वैसे तो मुझे नहीं लगता पतली लाइन है, काफी मोटी लाइन है। इंसान मोटा हो जाता है तो काफी मोटी लाइन हो जाती है। एक्चुअली हेल्दी होना जो है ना हमारा, मतलब अगर जो मैं अपने मतलब जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन है बिफोर 2000 मतलब सन 2000 उससे पहले और 2000 के बाद दोनों कॉन्सेप्ट्स जो है ना चेंज हो चुके हैं। मतलब एक टाइम था जब हमारा देश ग्रो कर रहा था, हालांकि ग्रो तो अभी भी कर रहा है, पर ग्रो कर रहा था और हम लोग ये समझते हैं कि लाला टाइप लोग जो होते हैं अक्सर उनका पेट निकला होता है और जो मतलब रजवाड़े घरों से जो बिलोंग करते हैं, जो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनका स्टमक निकला होगा। पर आफ्टर 2000 एक अर्बनाइजेशन आई है, मतलब हमारे वर्क शेड्यूल्स में चेंजेस आए हैं, हमारे बिजनेस में कुछ चेंजेस आए हैं, जिसकी वजह से वो जो कंसेप्ट था ना पेट निकलने वाला, जो एक मल्टी नेशनल कंपनीज की तरफ से जो पेट निकलने वाले जो एम्प्लॉइज थे वो उन्होंने पसंद करने कम कर दिए। लोगों में अपने आप को लेकर एक अवेयरनेस आ गई, लोग पतले होने शुरू हो गए। तो मैं समझता हूँ आफ्टर 2000 ओबेसिटी नो डाउट इंक्रीज हुई है। रीजन क्या है कि कई तरीके की ऐसी कंपनीज आ गई जिसमें डाइट्स चेंज हो गई लोगों की और सारा कुछ खाना पीना चेंज हो गया। तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट है ना पतला और मोटा, ये मेरे हिसाब से अगर जो मेडिकली अगर जो मैं बात करूँ तो BMI के हिसाब से हम लोग सोच सकते हैं कि अगर जो BMI बिलो 22 है तो इंसान हो सकता है अंडरवेट हो, अगर जो BMI 22 या टिल 25 है तो हो सकता है वो हेल्दी वेट में, और अबव 25 जा रही है तो दैट मींस दैट इज ओवरवेट या ओबेसिटी। यही मेरा सवाल भी है। आम लोग ये नहीं जानते हैं, आपकी लैंग्वेज, आपकी डॉक्टर्स वाली लैंग्वेज होती है, वो एक आम आदमी नहीं समझ पाएगा कि फिट होने में और मोटा होने में ये आप कैसे, क्या मेजरमेंट है, कैसे आप डिसाइड करेंगे? मैम ये ना एक यूनिट है BMI। BMI स्टैंड्स फॉर बॉडी मास इंडेक्स। हम लोग एक कैलकुलेशन करते हैं, एक तरीके का एक मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, या हमारी अपनी वेबसाइट shrislimming.com के ऊपर एक सॉफ्टवेयर भी है जिसमें कोई भी इंसान अपना डायरेक्ट BMI चेक कर सकता है। तो वो जो BMI निकाली जाती है ना वो BMI इंडेक्स में मैच की जाती है। ये WHO का बनाया हुआ एक नोटिफिकेशन है जिसमें, या एक आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड एक इक्वेशन है जिससे हमें पता चलता है कि जो क्लाइंट है हमारा या जो भी हमारा पेशेंट है वो ओबेसिटी की किस प्रोफाइल में आ रहा है। वो प्रोफाइल कुछ इस तरीके से है, मैं आपको फिर भी एक बार वर्बली बता देता हूँ। बिलो 20 इट्स अंडरवेट, मींस कि पेशेंट जो है 18 से अगर जो 20 अगर जो कैलकुलेट करके रेशो आ रही है तो पेशेंट जो है वो अंडरवेट है। अगर जो 18 से नीचे आ रही है तो पेशेंट जो है वो स्टारवेशन में है, यानी कि एक तरीके वो भूखमरी की जिंदगी में जी रहा है। और अगर जो 20 से लेकर 25 के बीच में आ रही है तो ये हेल्दी वेट है। एंड अबव अगर जो 25 जा रही है, 25 अप टू 27 ओवरवेट, 27 टू 30 प्री ओबेसिटी, एंड 31 टू 35 ओबेसिटी, एंड अबव 36 इट्स मॉर्बिडली ओबीज। तो जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना, जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर जो किसी का कद 5 फुट 10 इंच है और उसकी उम्र है मान लीजिए 22 साल और उसका जो वजन है वो मान लीजिए है जस्ट फॉर एग्जांपल 95 केजी और मे बी 100 केजी, तो हमारा जो ये जो फार्मूला है ना इसमें हम लोग वेट लेंगे और पेशेंट की हाइट इन सेंटीमीटर्स का स्क्वायर, दोनों को आपस में डिवाइड करके जो कैलकुलेशन निकलेगी दैट इज कॉल्ड BMI।
ओके ये बीएमआई जो है बॉडी मास इंडेक्स के अंदर मैच होगी। ओके उससे हमें पता चलेगा कि पेशेंट जो है वो किस प्रोफाइल के अंदर आता है, उस प्रोफाइल के हिसाब से मोड ऑफ ट्रीटमेंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर जो हेल्दी वेट है, जस्ट गो फॉर एक्सरसाइज विद प्रिकॉशंस। प्री ओबेसिटी है तो अगर जो किसी मेडिकल प्रॉब्लम के साथ प्री ओबेसिटी है, देन गो फॉर कंसल्टेंट्स और डॉक्टर्स। अदरवाइज अगर जो ओबेसिटी या मोर्बिडली ओबीज है तो नेचुरल है किसी ना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। और मुझे ऐसा लगता है कि एक बार मोटे हो जाने के बाद जितना मुश्किल खुद के लिए पतला होना है, उस कंडीशन में वापस आना है जैसे हम पहले थे, मुझे लगता है उतना ही मुश्किल डॉक्टर्स के लिए भी है उन लोगों को पतला करना। एग्जैक्टली एक्चुअली सबसे बड़ी चीज क्या होती है मैम, उन लोगों को समझाना कि वो इस प्रोफाइल के अंदर है। रीजन क्या है, अगर जो एक इंसान 20 किलो ओवरवेट है वो भी अपने आप को सिर्फ मोटा समझता है, और एक इंसान 50 किलो ओवरवेट है वो भी अपने आप को सिर्फ मोटा समझता है। वो ये नहीं समझता कि मैं 50 केजीज ओवरवेट हूं तो मेरे लिए कुछ एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट होना चाहिए। और अक्सर जो है ना, लोग एक दूसरे को जो राय देते हैं उसमें क्या कहते हैं कि यार सुबह की जॉगिंग शुरू कर, एक टाइम पे खाना बंद कर, पतला हो जाएगा। अब चाहे वो 20 किलो ओवरवेट है, चाहे वो 10 किलो ओवरवेट है, चाहे वो 50 किलो ओवरवेट है, तीनों में से कोई भी प्रोफाइल है, तीनों की तीनों प्रोफाइल के अंदर ट्रीटमेंट वो एक ही लेकर चलते हैं कि बस चलो खाना छोड़ दो और पतले हो गए। तो ये गलत है। हाँ, खाना छोड़ने वाली बात से मुझे डॉक्टर साहब एक और बात याद आई, क्योंकि बहुत सारे लोगों में ये मुझे लगता है जागरूकता नहीं है, डाइटिंग को लेकर अवेयरनेस नहीं है। हम डाइटिंग का मतलब ये समझते हैं कि हमने खाना ही बिल्कुल बंद कर देना है, हम पूरे दिन में सिर्फ एक रोटी खाएंगे या हम नींबू का इस्तेमाल करने लगेंगे, ये बहुत सारी चीजें। आप क्या कहेंगे? मैं इसमें कहूंगा, जैसे अभी हम लोग फ्रॉम द लास्ट 8-9 इयर्स मैं प्रैक्टिस के अंदर हूँ, और पिछले 8-9 सालों के अंदर मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि लोग जो है ना, मतलब एक बड़ी एक लग्जरियस लाइफस्टाइल से निकलते हैं और उनके घर में खाने पीने की सारी तमाम चीजें हैं जो एक आम या एक मेरे ख्याल से एक गरीब इंसान के पास नहीं होती। पर अगर जो गरीब उस इंसान की मैं अगर जो बात करूं जिसके पास वो सारी लग्जरी चीजें नहीं है, मैं उनकी, और मैं जो हमारे पास कई ऐसे क्लाइंट्स हैं जो बड़ी एक मतलब जिसे मैं कहता हूँ कि एक रिच फैमिली से निकल रहे हैं, अगर जो दोनों के मैं लैब टेस्ट करवाऊं ना तो शायद रिच क्लास जो है ना उसकी बॉडी के अंदर ज्यादा विटामिन की और मिनरल्स की कमी निकलेगी बजाय उस गरीब आदमी के, क्योंकि वो जंक फूड पे निर्भर है। जंक फूड के ऊपर निर्भर है। और दूसरा क्या है मैम, एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग ना अक्सर डाइटिंग जो है ना, ये जो वर्ड बेसिकली जो आपका क्वेश्चन था डाइटिंग को ना हम लोग अक्सर गलत समझते हैं, उसे गलत हम लोग उसकी जो डेफिनेशन है ना वो हमने बिगाड़ के रख दिया। डाइटिंग मींस कि खाना छोड़ दो। एक्चुअली डाइटिंग मींस डिसिप्लिन डाइट, कि एक खाने पीने का एक नियम कि हमें कब क्या खाना है, कितनी मात्रा में खाना है और उसे खाने के बाद कैसे डाइजेस्ट करना है। अक्सर क्या होता है कि जैसे अब मान लीजिए मेरे पास जैसे कई लोग ऐसे भी आते हैं कि जी मैं ना दोपहर को 2 चपाती खाता हूँ, जब कोई अच्छी सब्जी बनी हो तो मैं 3 या 4 अभी मेरे पास मैसेज आया हुआ था, उसमें एक पपी बना हुआ था और वो उसके ऊपर लिखा था कि मेरी मम्मी जो है बड़ा अच्छा खाना बनाती है, इस वजह से मैं मोटा हूँ। ये मुझे लगता है हर व्यक्ति की ये परेशानी सबसे ज्यादा यही है। तो मेरा मानना ये है कि बेसिकली अपनी ना जीभ के ऊपर कंट्रोल करना वो बड़ा जरूरी है, वो हर तरीके से जरूरी है। वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जब हमें टेस्टी खाना मिलता है तो हम ये सोचते हैं आज की तो बात है, हम थोड़ी सी और एक्सरसाइज करेंगे, कल से ये परहेज कल से होगा। मैम ये कल कभी नहीं आती, 1 तारीख कभी नहीं आती। अक्सर हमारे पास लोग, जैसे अब सपोज मेरे पास से कोई मेरा प्रीवियस क्लाइंट मिलेगा ना मुझे, तो अक्सर मुझे पता क्या कहेगा, डॉक्टर साहब मैंने इस मंडे से आ रहा हूँ, बस अब इस मंडे से ना मुझे रिड्यूस करना है डॉक्टर साहब, बस पक्का है, कसम खा ली मैंने। अब वो सिर्फ कसम खाई होती है, किसकी कसम खाई होती है ये नहीं पता। तो यूजुअली क्या होता है कि वो जो क्लाइंट होगा ना वो यूजुअली ना तो मंडे होता कभी भी, क्योंकि वो सोचता है अब नेक्स्ट मंडे, यार अब इस मंडे ना किसी की शादी है उसके बाद करूंगा, अगले 1 तारीख से शुरू करूंगा। तो वो सिर्फ एक लिंगर ऑन या अपने आप को एक्सक्यूजेस देने का एक तरीका है लोगों का। अदरवाइज मेरे हिसाब से वो एक पुरानी एक हिंदी की कहावत है, कल करे सो आज करे सो अब। जी बिल्कुल, ठीक है ना। तो वो मेरे हिसाब से अगर जो प्रिकॉशंस मींस, अगर जो मुझे लगता है कि मैं ओबीज हो रहा हूँ या मेरा वेट बढ़ रहा है तो मुझे अभी इसी वक्त से ही परहेज शुरू करने चाहिए। बिल्कुल। और कहते हैं कि मुट्ठी से रेत की तरह वक्त निकल जाता है और फिर हम अपनी किस्मत को कोसते रह जाते हैं कि काश हम ये पहले कर लेते। ये काश
शब्द आपको जीवन में अपनाना ना पड़े, इसके लिए आपको कदम अभी उठाना होगा। अगर आपको ये लग रहा है कि धीरे धीरे आप वेट पुट ऑन करते जा रहे हैं या आपकी लाइफस्टाइल में चेंज आ रहा है, तो एक बार आप सावधानी जरूर बरतें। और सावधानी के तौर पर आप डॉक्टर प्रत्यक्ष भारद्वाज जिससे एक्चुअली कंसल्टेशन आप ले सकते हैं, उनके पास जाकर एक बार ये जान सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आपकी डेली रूटीन क्या है, आप क्या क्या डाइट में क्या क्या खाते हैं, किस तरह से उठते हैं सोते हैं। ये सारी चीजें यदि आप उनको बताएंगे तो वो आपको एक सही सलाह देंगे कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक है या उसमें क्या क्या बदलाव किया जाना चाहिए, या फिर फिट रहने के लिए, अपनी स्किन को खूबसूरत बनाने के लिए, ग्लोइंग हमेशा रहने के लिए क्या आपको करना है। उसके लिए आपको सिर्फ उन नंबर्स पे कॉल करना है जो आपको स्क्रीन पे इस वक्त फ्लैश होते हुए नजर आ रहे हैं। आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। और डॉक्टर साहब, मुझे लगता है आप फ्री कंसल्टेशन भी शायद दे रहे हैं, तो क्या कोई डे है या डेली का? एक्चुअली हमने अपने सारे सेंटर्स पे, रीजन क्या है, मेरी मदर एक काफी अच्छी सोशल वर्कर हैं और मुझे लगता है कि हमें अपनी फील्ड में ना कुछ सोशल वर्क करना चाहिए। तो मैं ज्यादा तो नहीं कर पाता, पर कंसल्टेशन जो है ना वो एटलीस्ट एज ए बीइंग सोशल वर्क हम लोग अपने सारे सेंटर्स पे, सभी शहरों में हम लोग फ्री कंसल्टेशंस प्रोवाइड करवाते हैं अपने सभी क्लाइंट्स को। जी बिल्कुल, तो आप बिल्कुल देर ना करें। अगर आपको फ्री कंसल्टेशन चाहिए, इंसान को क्या चाहिए, मुफ्त में उसको इलाज चाहिए, मुफ्त में उसको सलाह तो कम से कम चाहिए, तो आप एक डॉक्टर के पास जा सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल कर सकते हैं। देर ना करें, नंबर आपको टीवी स्क्रीन पर लगातार नजर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, लाइफस्टाइल की जब हम बात करते हैं, आजकल जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड की हम बेसिकली बात करें, लोगों का रूटीन है, रात को जॉब कर रहे हैं, पूरी पूरी रात जागते हैं, दिन में जिन लोगों की शिफ्ट है दिन भर ऐसे ही है, उनको ब्रेक मिला, वो बाहर गए, वो खाना नहीं खाएंगे जाकर, वो सिगरेट पीना शुरू करेंगे, पार्टीज होती हैं उसमें ड्रिंक्स होते हैं, नॉनवेज होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, हम कहीं ना कहीं उसको ध्यान नहीं रखते हैं, सिर्फ ये करना शुरू करते हैं। आपके हिसाब से ड्रिंक्स और स्मोकिंग, क्या ये भी मोटापे पे असर डाल सकती हैं? बिल्कुल मैम, एक्चुअली क्या है, वैसे तो ना मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था सिगरेट के ऊपर स्पेशली। वैसे तो देखिए स्मोकिंग जो है ना वो हमारी जैसे चल भी रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि नुकसानदायक है, पर इसमें ना दो कंडीशंस हैं। रीजन क्या है, क्योंकि स्मोकिंग जो है कुछ लोगों का मानना ये है, जैसे जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं या कहीं और ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनके लोगों का ये मानना है कि स्मोकिंग जो है ना वो हमारी ओबेसिटी को कंट्रोल करती है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये हमारी जो एक क्रेविंग है ना उसे खत्म कर देती है कि मेरा कुछ खाने का मन है, मैंने खाने की जगह पे स्मोक कर ली। पर एक्चुअली में अगर जो मेडिकली देखा जाए, किसी भी तरीके का नशा हमारे मेटाबॉलिज्म्स को स्लो करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को स्लो करता है। तो नेचुरल है कि अगर जो हम लोग स्मोकिंग या हम लोग ड्रिंक अगर जो हम लोग ज्यादा ले रहे हैं तो हमारा डाइजेशन स्लो हो जाएगा और उसकी वजह से हो सकता है कि मोटापा बढ़े। ये तो वही बात हो गई, इधर कुआं इधर खाई, एक से बचने के लिए आप दूसरी खतरनाक चीज का इस्तेमाल करने लगे। और दूसरा क्या है मैम, इसके साइड इफेक्ट्स कई तरीके से आते हैं। मतलब ऐसा भी नहीं है कि सिगरेट सिर्फ ओबेसिटी को ही बढ़ा रही है। सिगरेट या सपोज ड्रिंक अगर जो हम लोग ले रहे हैं तो नेचुरल हमारा लीवर के फंक्शंस में फर्क आता है, हमारी किडनी फंक्शंस में फर्क आता है, इवन हमारे हार्ट फंक्शंस में फर्क आता है। तो मेरे हिसाब से तो दोनों चीजें जो है नहीं गलत ही है, बिल्कुल। और बाकी जहाँ तक रही बात कॉर्पोरेट्स की या सपोज एक बिजनेस प्रोफाइल्स की, एक हमारा लाइफस्टाइल हो गया है, तो मैं उसके लिए समझता हूँ कोई भी चीज ना लिमिट्स में ली जाए तो नुकसान नहीं देती। और सपोज अगर जो लिमिट से एक्सीड हो रही है तो वो नुकसान देगी। मुझे लगता है जरूरत से ज्यादा अगर हम पानी भी पी लेते हैं तो भी वो पेट हमारा फुला देता है, उससे भी तकलीफ हो जाती है। बिल्कुल 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 नहीं डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा है। और मुझे लगता है इतना जागरूक हर व्यक्ति को होना चाहिए, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये हर व्यक्ति को पता होता है, बशर्ते कि आप उस पर कंट्रोल करना सीखें। बहुत सारी मन लुभावनी और लोक लुभावनी चीजें हैं जो हमें अट्रैक्ट करती हैं, आकर्षित करती हैं, लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि हम उस रास्ते को पकड़ते हैं या फिर फिट रहने के लिए उनको अवॉइड करते हैं। आप भी कोई सलाह लेना चाहते हैं, जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं श्री स्किन केयर एंड स्लिविंग सेंटर में, जहां पर आपको तमाम तरह के आपकी बॉडी के चेकअप भी हो जाएंगे। आपको ये पता भी चल जाएगा कि आपके शरीर में किन विटामिन की कमी है, आपका जो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वो कैसा है, तमाम चीजें हैं। लेकिन जानकारी के लिए जाना आप ही को पड़ेगा। डॉक्टर साहब तो हमेशा वहां मौजूद हैं आपके जीवन को खुशहाल कर देने के लिए। डॉक्टर साहब, एक और सवाल, जब हमारा मोटापा बढ़ जाता है क्या उससे स्किन के रोग भी पनप जाते हैं और कौन कौन से रोग पनप जाते हैं? मैम, ओबेसिटी जब बढ़ती है इंसान में या मोटापा जब बढ़ता है तो कई तरीके की बीमारियां निकलती हैं। और त्वचा जो है ना वो हमारे शरीर का एक बाहरी कवर है कि अगर जो मेरे स्टमक अपसेट होगा या मान लो मेरा मूड अपसेट होगा, वो सारा का सारा मेरी स्किन के ऊपर सबसे पहले आ जाएगा जी। तो सेम अगर जो मैं ओबेसिटी की बात करूं तो ओबेसिटी के अंदर भी यूजुअली ऐसा ही होता है। जब भी मोटापा बढ़ता है तो अक्सर लोगों का जो स्किन का जो कलर है, स्पेशली जो मेलन पिगमेंट्स है, वो यूजुअली बढ़ने शुरू हो जाते हैं।
कई कई जगहों पे ब्लैक स्पॉट्स आने का खतरा होता है, स्किन हार्ड हो जाती है कुछ केसेस में। जी। कुछ केसेस में देखा जाता है कि हाथों के जो जोड़ हैं हमारे, जी। सपोज ये फिंगर्स के जोड़ हैं या हमारी आर्म के कोहनी हो गया, ऐसी जगहें जो है काली होनी शुरू हो जाती है, गर्दन काली हो जाती है। मतलब अक्सर ऐसे लोगों को देख के कहते हैं यार इन्हें ढंग से नहाया नहीं होगा, पर यूजुअली वो बड़े अच्छे ढंग से नहाते हैं लोग, पर अक्सर उनकी जो बेसिकली क्या होता है, ये रोग है एक तरह का। एक्सेस, हाँ, ड्यू टू एक्सेस फैट जो है स्किन जॉइंट्स के पास से डार्क हो जाती है। डार्क होना, मस्से उग जाना उन जगहों पे, बहुत ज्यादा वसा वाली चीजों का खाने की वजह से पिंपल्स हो जाना, झाइयां हो जाना, ये बड़े आम प्रॉब्लम्स हैं। अक्सर कई ऐसे मोटे लोग भी देखे जाते हैं जिनके बाल उड़ने शुरू हो जाते हैं और उनको हेरिडिटरी प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब ऐसा नहीं होता कि उनके पारिवारिक तौर पे बालों की समस्या है, पर स्पेशली कोई एक बंदा परिवार में मोटा हुआ और उसके साथ ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। डॉक्टर साहब जी, जब आपके सेंटर पे कोई जाता है अपना वजन कम करने के लिए, या सपोज कीजिए कोई मोटा भी नहीं है और वो फिट रहने के लिए आपके पास आ रहा है कि जैसा मैं हूं मैं ऐसा ही हूं, आप सबसे पहला कदम क्या उठाते हैं, क्या उस वजह से सबसे पहले आप करने के लिए कहते हैं? देखिए मैम, यूजुअली जब हमारे पास इंसान आता है ना, सपोज कोई भी फॉर एग्जांपल चाहे वो पतला है चाहे वो मोटा है, सबसे पहले तो हमारा अपना एक एज ए बीइंग डॉक्टर मेरा अपना एक जज करने का तरीका है जो मैं समझता हूँ कि मुझे उसे एक प्रॉपर गाइडेंस देनी चाहिए। सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी क्लाइंट आता है तो हम लोग उसका सबसे पहले वेट चेक करते हैं। वेट चेक करने के बाद हम लोग उसकी हाइट, उसकी मेडिकल प्रॉब्लम्स, उसके जो भी लैब टेस्ट वगैरह होते हैं उनके ऊपर हम लोग पूरा ध्यान देते हैं। सपोज जस्ट फॉर एग्जांपल किसी क्लाइंट को डायबिटीज है तो उसको डायबिटीज के हिसाब से सजेस्ट किया जाता है। अगर जो क्लाइंट ओवरवेट नहीं है और वो फिट एंड फाइन है तो उसे जस्ट एक्सरसाइजेज रिकमेंड की जाती हैं, क्योंकि हमारे सभी सेंटर्स पे हमारे सारे पैकेज क्लाइंट्स के लिए फ्री कॉम्प्लीमेंट्री एक्सरसाइजेज भी प्रोवाइड करवाई जाती है। तो जो भी हमारे जो पतले लोग हमारे पास आते हैं उन्हें एक मतलब जो एक बेसिकली एक्सरसाइजेज का जो सेशन है, जो हमारे बकायदा जो हमारे ट्रेनर्स हैं, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, एक्सरसाइज एक्सपर्ट्स हैं, उनके अंडर सुपरविजन जो है प्रॉपर गाइडेंस के अंदर फिट रहने की जो सलाहें हैं वो दी जाती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है इंसान को और क्या चाहिए, फ्री कंसल्टेशन आपको मिल गई है, आपको कॉम्प्लीमेंट्री एक्सरसाइजेज की क्लासेस मिल गई हैं, और फिट रहने के लिए आपको क्या चाहिए? बस अगर आप सिर्फ एक हिम्मत चाहिए वहां तक जाने के लिए या डॉक्टर साहब से बात करने के लिए, यानी खुद फिट रहने के लिए। उसके नंबर्स आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। श्री स्किन केयर एंड स्लिमिंग सेंटर, जो आपके जीवन में बदलाव कर सकता है, आपको खूबसूरत और अट्रैक्टिव बना सकता है। उसके लिए करना सिर्फ आपको है, क्योंकि मैं अक्सर कहती हूँ कि प्यासे को ही कुएं के पास जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ तो कुआं खुद हमारे स्टूडियो में चलकर आए हैं कि लोगों को ये बताया जाए, घर बैठे ही आप ये जान सकें कि वास्तव में मोटा होना अच्छी बात नहीं है। ये पहले की बात होती थी कि खाते पीते घर का है, लेकिन अब मोटापे से बीमारियां भी पनपती हैं, आपके स्किन को भी तकलीफ होती है, और अगर आपकी स्किन एक बार बिगड़ गई तो आपकी खूबसूरती में दाग लग सकता है, और दाग लग जाएगा तो मुझे लगता है कि जीवन कहीं ना कहीं आपका पिछड़ने लगेगा, और आपकी पर्सनैलिटी यदि अट्रैक्टिव नहीं होगी तो आप भी थोड़े उदास रहने लग जाएंगे। तो उसी के लिए डॉक्टर प्रत्यक्ष भारद्वाज हैं जो आपको सलाह देने के लिए उपस्थित हैं, और आपको ट्रीटमेंट भी बेहद खूबसूरत तरीके से, खास तरीके से दिया जा सकता है। डॉक्टर साहब, बात अगर लेजर की करें, क्योंकि आपके सेंटर में आपने कहा था लेजर भी चलता है, तो आप कौन सी स्टेज पर आप लेजर रिकमेंड करते हैं? स्किन की कई बार पिंपल्स होते हैं, स्कार्स होते हैं, तो कब लेजर कराना चाहिए? वैसे यूजुअली जो है जो हम लोग देखते हैं, जैसे आमतौर पे स्कार्स के लिए कई तरीके की क्रीम्स आ रही हैं, कई तरीके के ऑइंटमेंट्स या कई तरीके की मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आमतौर पे क्या होता है, जैसे झाइयां हो गई या आफ्टर पिंपल स्कार्स हो गए, ये यूजुअली क्रीम वगैरह से नहीं जाते हैं। और हमारे पास ऐसे कई सारे क्लाइंट्स आते हैं जो हमें अक्सर ये कहते हैं कि जी मैंने कई डॉक्टर बदल लिए पर मेरी झाइयां ठीक ही नहीं हो रही। झाइयां इन द सेंस ब्लैक स्पॉट्स और ब्राउन स्पॉट्स जो होते हैं। तो अक्सर लोग ऐसा भी कहते हैं कि जी मैंने XYZ कोई क्रीम लगाई थी पर उससे मेरी और ज्यादा बढ़ गई। तो एक्चुअली होता क्या है मैम कि जो भी क्रीम्स या जो भी ऑइंटमेंट्स यूज हो रहे हैं झाइयां खत्म करने के लिए या फिर आफ्टर पिंपल मार्क्स खत्म करने के लिए, अक्सर वो जो है ना वो स्टेरॉइड्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे स्किन की जो अपर लेयर है वो उतर जाती है, और जब वो दोबारा आती है तो और ज्यादा डार्क आ जाती है। तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट तो लगता है कि झाइयां ठीक हो रही हैं, पर जैसे ही हम लोग वो ट्रीटमेंट मेडिसिन का बंद करते हैं तो उसके बाद वो दोबारा से आ जाती है। तो लेजर एक ऐसा ट्रीटमेंट है मैम जिसके अंदर किसी तरीके की क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, किसी तरीके कोई मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, सिर्फ एक होम केयर की जरूरत होती है। और साथ में लेजर क्या करती है कि उन डेड सेल्स को दोबारा से रिजेनरेट करती है, यानी कि उन डेड स्किन्स को या फिर जहां पे ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉपर फ्लो नहीं है उन्हें दोबारा से रिजेनरेट करके उन डेड सेल्स को दोबारा से रीग्रो करके झाइयां खत्म करती है। तो मेरा मानना है कि झाइयों के लिए या फिर आफ्टर पिंपल स्कार्स जो है
उसके लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है लेजर। वी शुड गो फॉर लेजर, बजाय हम लोग किसी मेडिसिन के या हम लोग कोई भी इस तरीके कोई विज्ञापन देख के हम लोग कोई बिना किसी सोचे समझे हम लोग उस क्रीम का इस्तेमाल करें। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर साहब हैं जहां पर लेजर की टेक्निक से आपके स्किन को भी खूबसूरत बनाया जा सकता है और पूरे अच्छे से पहले आपको टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद ही आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ये भरोसे वाली चीज है जिसको आप एक बार फॉलो करके देखें और फिर बदलाव को महसूस करें कि कैसे आपकी जिंदगी में बदलाव आता है और आपकी स्किन दिन ब दिन ग्लोइंग और खूबसूरत होती चली जाती है। डॉक्टर साहब, एक और सवाल, दवाइयां जो होती हैं वो इंसान के फायदे के लिए होती हैं, उसको अच्छा कर देने के लिए होती हैं, लेकिन स्टेरॉइड जो आपने कहा है उससे कई बार व्यक्ति मोटा हो जाता है, अक्सर होता है ऐसा। तो क्या कारण है? कई बार डॉक्टर्स ऐसी दवाइयां भी दे देते हैं, मेरे भी जानकार में कोई थे तो वो भी इसी वजह से मोटे हो गए, मतलब उनकी तो जिंदगी खराब ही हो गई। तो एक्चुअली स्टेरॉइड इक्वल टू लाइफ सेविंग ड्रग LSD। और लाइफ सेविंग ड्रग्स तब दी जाती हैं जब पेशेंट को लगे, डॉक्टर को लगे कि पेशेंट इस मेडिसिन के बगैर सरवाइव नहीं कर पाएगा, या उसे कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस सॉल्ट जो भी मेडिसिन है, व्हाटएवर जो टैबलेट है, इसके अलावा और कोई ट्रीटमेंट ही नहीं बचा। तो उस कंडीशन के अंदर तो फिर नेचुरल है, मैं समझता हूँ कि डॉक्टर की गलती नहीं है, मजबूरी में वो देना, मजबूरी है, जब कुछ और असर ही नहीं कर रहा। एग्जैक्टली। पर यहाँ पे आके मेरा ये मानना है कि जो भी चिकित्सक या जो भी डॉक्टर है, जब वो स्टेरॉइड दे रहा है पेशेंट को और डॉक्टर को ये चीज पता है कि कहीं ना कहीं ये स्टेरॉइड वेट गेन करा सकती है, तो मेरा मानना है कि डॉक्टर को पेशेंट को पहले इस चीज के लिए सचेत कर देना चाहिए कि आप जो है अपना रिजल्ट बता देना चाहिए, रिजल्ट बता दीजिए कि आपका वजन बढ़ा या नहीं बढ़ा। और दूसरा क्या है कि उसे पेशेंट को पहले ही अवेयर करें कि आप प्रिकॉशंस लें, आपके इस मेडिसिन से वेट बढ़ सकता है। तो अब तीसरा क्या होता है, जब पेशेंट को पता हो ना कि यहाँ पे आके एक और कमी जो है लोगों की, वो ये है जब उन्हें पता हो कि मेरा इस टैबलेट को लेने से या इस मेडिसिन को लेने से वेट गेन होगा, तो इतने ज्यादा मेंटली स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, उन्हें लगता है अब तो वेट गेन हो गई होगा, अब तो मजबूरी है, अब तो कुछ भी खा ले। तो अक्सर हमारे पास थायराइड के पेशेंट ऐसे आते हैं मैम, जो ये चीज सोच के चलते हैं कि थायराइड में तो वेट गेन होता है और वो इतना खाते हैं और मोटे होते चले जाते हैं। बिल्कुल नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कही है, ये बात कई लोगों में ही कमी है। मुझे लगता है डॉक्टर्स का फॉल्ट नहीं है, वो तो है ही बेचारे उनको पतला करने के लिए, लेकिन ये पतला करने के लिए भी मैम, और बेसिकली जो भी डॉक्टर होगा मेरे हिसाब से, चाहे मैं इवन इनफैक्ट मैं मानता हूँ कि पढ़े लिखे तो पढ़े लिखे, इवन जो गाँवों में जो छोटे छोटे कस्बों में भी जो डॉक्टर बैठे हैं, वो अपने पेशेंट्स की बेहतरी के लिए या उनके अच्छे के लिए ही उन्हें कुछ भी रिकमेंड करते हैं। अक्सर होता गया है कि पेशेंट आधी चीज डॉक्टर की मानता है और आधी चीज अपनी आंटी की मानता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ये बहुत सही बात आपने कही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी। हम मोटापे का बहुत ज्यादा जिक्र करते हैं, बहुत सारे कारण हमने बता दिए कि भाई मोटे होने का कारण ये भी है, हमारे लाइफस्टाइल से खाना पीना हमारा बहुत बेढंगा सा हो चुका है, जब मर्जी रात भर की नौकरी करते हैं, कभी खाया कभी नहीं खाया। एक प्रॉब्लम गैस की या कहीं कॉन्स्टिपेशन जब किसी व्यक्ति को हो जाती है, तो मैंने देखा है मोटे लोगों को अक्सर ये प्रॉब्लम होती है, तो क्या सही लगता है मुझे? सही तो मैम एक्चुअली आप सही सोच रही हैं। रीजन क्या है, क्योंकि मोटे लोग जो होते हैं ना वो अक्सर गैस के शिकार होते ही हैं, और अक्सर ऐसे भी मैंने बड़े सारे मोटे लोग देखे हैं। मुझे इससे एक बात याद आ गई, हमारी कंपनी का एक चला भी था पीछे स्लोगन कि जब आप किसी इंसान का जिसका सिर्फ पेट निकला और उसे आप कहो ना कि भाई साहब आपका वजन बहुत ज्यादा है, तो पता है क्या, नहीं ये ना आज मेरा पेट सिर्फ गैस की वजह से फूल रहा है, वैसे एक्चुअली मैं मोटा नहीं हूँ। तो अक्सर जो है ना हमने देखा है कि मोटे लोग जो है अक्सर डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं फूड को। अगर जो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट करे फूड को तो नेचुरली गैस्ट्रिक ट्रबल्स होंगी ही नहीं और मोटापा बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि ऐसे कितने लोग आप देखेंगे कि कुछ भी खाते हैं फिर भी पतले होते हैं। तो वो लोग अक्सर वही होते हैं जिनके डाइजेशन या तो बिल्कुल प्रॉपर होते हैं या फिर इतने ज्यादा खराब होते हैं कि कुछ पचते ही नहीं और वो पतले ही रह जाते हैं। तो बेसिकली क्या है कि आमतौर पे जो लोग हैं वो जो मैं बेसिकली जो गैस्ट्रिक ट्रबल्स हैं वो मोटे लोगों को अक्सर ज्यादा मिलती हैं, या उन्हें स्टमक की प्रॉब्लम्स जो है यूजुअली ज्यादा होती हैं, क्योंकि वो डाइजेशन की वजह से ही कहीं ना कहीं हम लोगों का वजन जो है बढ़ना शुरू हो जाता है और बढ़ता चला जाता है। डॉक्टर साहब, कई बार अगर हम फीमेल्स के मोटे होने की बात करें, स्पेशली घर में आजकल हमारा एक लाइफस्टाइल हो गया है, भाई हमें काम वाली रखनी है, हमें उन पे ही एकदम डिपेंड रहना है, वही सफाई करेंगी, वही कपड़े धोएंगी, वही खाना बनाएंगी। क्या ये भी कारण है? क्या ये चेंज हमारे फीमेल्स को खास तौर? मैं नहीं मानता मैम एक्चुअली ना, क्योंकि ये लाइफस्टाइल का एक हिस्सा है। और मैं शायद मम्मी की जो एक इमेज है ना, जो एक मदर की जो इमेज होती है, अक्सर मैंने मदर जो है ना, मतलब मैं अपने बचपन से जब भी किसी की मम्मी देखता हूँ तो अक्सर मैंने थोड़ी ओवरवेट ही देखी है।
मतलब मैं मम्मी मीन्स की थोड़ी मोटी मम्मी होगी, और वो हमें जबकि वो सारा काम करती थी। ये तो आज का लाइफस्टाइल हुआ है कि सारी चीजों के नौकर होने शुरू हो गए हैं, बर्तन वाली अलग आ रही है, काम वाली अलग आ रही है। पर यूजुअली जो है लेडीज घरों के अंदर शुरू से काम करती आ रही हैं, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि बहुत ज्यादा अंडरवेट या स्लिम रही है। रीजन क्या है? मोटापे के कई अलग कारण हो सकते हैं, और एक ही घर को रोज एक ही तरीके से साफ करने से कभी कोई पतला नहीं होता। या रसोई के अंदर मान लीजिए, अब अक्सर लोग हमें कहते हैं कि जी गर्मी है तो शायद ज्यादा वजन घटेगा, कि पसीना ज्यादा आएगा। ऐसा भी कुछ नहीं होता। रसोइयों में खड़ी खड़े लेडीज को बहुत ज्यादा पसीना आता है, पर फिर भी वो पतली नहीं होती। बिल्कुल नहीं, कई बार लोग ये कहते हैं ना कि कोई मोटा हो रहा है, तो जो ज्ञान बांटने वाले लोग हैं वो कई बार कहते हैं बैठ के पोछा लगाओ, बैठ के कपड़े धो, वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं करो। तो एक्चुअली मैम, ज्ञान बांटने वाले लोगों की बजाय ज्ञानी लोगों के पास जाना जरूरी है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा शब्द आपने कहा है। ये चीज है। तो अक्सर ये जो ज्ञान बांटने वाले लोग हैं, पहले उन्हें परखो कि अब अक्सर क्या होता है। मैं एक छोटा सा एक और आपको एग्जांपल ही देता हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आया और उसने मुझे कहा कि जी मुझे ना कह रहे थे, मेरे कोई जानने वाले हैं, वो मुझे कह रहे थे कि आपको जो है ना मतलब रात की एक चपाती बंद कर देनी चाहिए, दोपहर की एक चपाती कम कर देनी चाहिए और आपका वजन घट जाएगा। तो मैंने उनसे पूछा रीजन क्या था, क्योंकि मुझे नहीं लगा मैं उन्हें किसी भी तरीके से कन्विंस कर पाऊंगा या मैं उन्हें समझा पाऊंगा। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जिन्होंने आपको सलाह दी है वो क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा जी वो ना MBA है। MBA मींस मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो डाइट एडमिनिस्ट्रेशन के MBA नहीं है वो ना, वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के। तो ये क्या होता है कि प्रोफाइल कोई भी हो इंसान की, किसी भी वो प्रोफेशन से हो, पर वो सामने वाले को मेडिकली तो एक राय देता ही देता है। शायद मैं उससे पूछूं ना कि भाई साहब ये ट्यूब कैसे चलती है, तो वो हो सकता है कहे कि मुझे नहीं पता। पर अगर जो मैं कहूँ ना भाई साहब मेरे ना गले में दर्द है आज, हाँ तो ठीक है आप ऐसा करो, एक जाके आप नमक के गरारे करो और अपना मुलेठी खा के सो जाओ। तो डॉक्टर, मुझे लगता है हर व्यक्ति में डॉक्टर तो है ही, दूसरों के लिए, अपने को जब होगी ना तो हम सामने वाले से पूछेंगे, पर जब सामने वाले को होगी तो हम लोग राय देंगे। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात आपने। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके स्लिम सेंटर में अगर कोई आता है और वो स्लिम हो जाता है, क्या उसके बाद मान लीजिए उसने कोर्स पूरा खत्म कर लिया, आपने उसे पतला करके भेज दिया, डाइट आपने उसको बता दी, क्या भविष्य में उसके दोबारा से मोटे होने के चांसेस हैं? देखिए मैम, आमतौर पे स्लिमिंग सेंटर्स या लेजर सेंटर्स या व्हाटएवर जो भी जिम्स होते हैं, वो अक्सर ये चीज क्लेम करते हैं कि भाई साहब आपका वजन घट गया तो दोबारा नहीं बढ़ेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। रीजन क्या है? ये ग्रोथ है बॉडी की। मान लीजिए हम लोग बाल काटते हैं तो वो दोबारा ग्रो करते हैं, नेल्स काटते हैं तो वो दोबारा ग्रो करते हैं, तो नेचुरल है। हो सकता है कि हम लोग फ्यूचर में दोबारा वेट गेन करें। तो हमें अक्सर इस चीज के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, जो अक्सर लोग नहीं रखते हैं ध्यान, कि मान लीजिए मैंने आज मेरा वजन घटा है और मेरे को आज सपोज मेरा अपने जो मेरा गोल था सपोज 15 या 20 kg रिड्यूस करने का, मैंने वो रिड्यूस करने के बाद मुझे लगता है कि मैं आज आजाद हो गया, आज तो पार्टी करो और बस अपना जिम जाना भी बंद करो, स्लिमिंग सेंटर्स भी बंद करो और डॉक्टर्स की राय लेना भी बंद करो। मेरा ये मानना है कि हमें कुछ ना कुछ करते रहना जरूरी है। मान लीजिए आज हमने रिड्यूस करा है तो एटलीस्ट चाहे हम लोग 15 मिनट ही ना सही, महीने में 10 दिन ही ना सही, कुछ ना कुछ करें, एटलीस्ट कुछ ना कुछ करें जिससे हम लोग मेंटेन रहे। अदरवाइज हम लोग मेंटेन रहना मुश्किल है। बिल्कुल नहीं, ये बेपरवाही और लापरवाही जो है वो अपनी जिंदगी से आप निकाल दें। आपके खाने पीने की बात हो,